एक्शन स्पेक्ट्रम को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है TW एंगलमैन। उन्होंने क्या किया कि एक एल्गी लिया, क्लेडोफोरा, जो कि ग्रीन एल्गी है, और इसमें इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। पहले डायग्राम समझ लो, ये क्लेडोफोरा एल्गी है, इसमें इस तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरली। बैक्टीरियल या कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, ऑक्सीजन को ये सर्च कर रहा है, चाहता है ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है। और ये एक सस्पेंशन बनाया है यहाँ पे ऐसे, और उसमें क्लेडोफोरा को रख दिया। सस्पेंशन है ये पूरा ऐसे, और व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास की। प्रिज्म ने, पता होगा, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है, और विवग्योर में तोड़ दिया लाइट को। ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, ये ऐसा सेटअप किया। मैंने क्या बताया, क्या प्रूव करना था इनको? एक्शन स्पेक्ट्रम को प्रूव करना था, कि ये बताना था कि रेड और ब्लू लाइट ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ग्रीन सबसे कम होती है। तो एक इन्होंने प्रिंसिपल लिया कि उन्होंने कहा कि अगर ब्लू और रेड ज़्यादा इफेक्टिव लाइट है तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर टूटता है, तो जितना तेजी से वाटर टूट रहा है उतना तेजी से ऑक्सीजन निकलेगी। और अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है तो वाटर स्लोली टूटेगा, तो ऑक्सीजन भी कम निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है तो उस लाइट में क्लेडोफोरा क्या करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन निकालेगा। और कम अगर इफेक्टिव है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगी और ऑक्सीजन भी कम निकलेगा। तो एक प्रिंसिपल यूज किया उन्होंने, कहा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जितना हाई होगी, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये प्रूव करने के लिए इन्होंने पूरा सेटअप किया। अब समझना, ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट पास की, स्प्लिट कर दिया लाइट को, और इसको तोड़ दिया विवग्योर पे। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे विवग्योर होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में तोड़ दिया, मतलब पार की। जब ये लाइट क्लेडोफोरा में पड़ी तो क्लेडोफोरा के बाद क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। देखा क्या कि जब सेटअप तैयार करके पूरा सनलाइट में रखा गया तो देखा क्या कि जो सस्पेंशन में पूरा प्रोसेस किसमें चल रही है, एक सस्पेंशन है, तैयार है एक वेसल्स के अंदर है। तो देखा क्या कि बैक्टीरिया वाले जो हैं वो इसकी फिलामेंटस एल्गी जो है इसके उस एरिया में ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं जहां ब्लू और वायलेट है, और रेड रीजन में सबसे कम इकट्ठा हो रहे हैं ग्रीन और येलो में। और यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये लाइट क्या करेगी, इस पर पड़ रही होगी, और ये लाइट अगर इस पर पड़ रही होगी तो अगर ये ज़्यादा इफेक्टिव है तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा तो यहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठा होंगे। ये वाली लाइट कम इफेक्टिव है अगर, तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर यहाँ कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम निकलेगा, और ऑक्सीजन भी कम निकलेगी तो यहाँ बैक्टीरिया कम इकट्ठा हुए है। और यहाँ पे उसके बाद ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, और क्योंकि ये लाइट अगर ज़्यादा इफेक्टिव है तो यहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और यहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा निकलेगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा तो यहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठा हुए। तो यहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठा हुए, यहाँ ज़्यादा हुए, मतलब ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। तो इससे क्या प्रूव हुआ, जो हम लोगों ने पहले अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इससे ये प्रूव हो गया। पूछा क्या जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, तो आपको ये बताना है एक्शन स्पेक्ट्रम प्रूव हुआ, और ये बताया गया है कि एक्शन स्पेक्ट्रम रेड और ब्लू लाइट में पीक हाई आता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। एल्गी पूछा जाए कौन सा दिया गया, क्लेडोफोरा, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है। ये सारी प्रोसेस एक सस्पेंशन में किया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो दिखाया नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रिज्म दिया गया, व्हाइट लाइट ली गई, ये क्लियर, ये प्रूव हो गया। एक बार आप देख लो इसे भी। हाँ तो बच्चों, हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप में पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क साइकिल। इन सब को पढ़ने के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, याद हो अगर आपको, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया गया है, पिगमेंट्स का आइडिया हो गया है आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम का आइडिया हो गया है आपको, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, थालाकॉइड क्या होता है, ये सब हमें पता है। अब वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लिखा है यहाँ पे देखो, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन और डार्क साइकिल। लाइट रिएक्शन जो चल रही है वो कहाँ चल रही है, थालाकॉइड पे, क्योंकि वहीं पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। डार्क साइकिल स्ट्रोमा में चलेगी, वो आगे आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज क्यों बोला गया और लाइट रिएक्शन क्यों बोलेगी, क्योंकि लाइट का यूज होगा, इसे लाइट रिएक्शन बोला गया। दूसरा पॉइंट, फोटोकेमिकल फेज बोला गया है। फोटो का मतलब लाइट, केमिकल का मतलब उस लाइट के से कुछ केमिकल्स बनेंगे और वो होगा एटीपी और NADPH2, जो कि मैं बता चुका हूं कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी और NADPH2 होता है। तो लाइट के हेल्प से एटीपी और NADPH2 बनेंगे, दैट इज केमिकल इंटरमीडिएट। इसी वजह से फोटोकेमिकल फेज भी बोला गया लाइट रिएक्शन। अब आगे बढ़ने के पहले ये आपको क्लियर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अगर ग्लूकोज बनाना है तो लाइट रिएक्शन चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें एटीपी और NADPH2 चाहिए, और एटीपी NADPH2 लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, तभी CO2 से ग्लूकोज बनेगी। तो अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि अगर ग्लूकोज होगा तो लाइट रिएक्शन भी होगी और डार्क साइकिल भी चलानी पड़ेगी। इतना समझ में? आगे जितना मैंने ये लिखा हुआ है वो सब समझने के पहले ये आपको जो 4 पॉइंट लिखा है ये एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चारों पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फील होगा कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है आगे। अब देखो आप, लाइट रिएक्शन में 4 स्टेप लिखे गए हैं, पढ़ते हैं एक। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और NADPH2। इन चारों स्टेप में पहला स्टेप लाइट एब्जॉर्प्शन। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट एब्जॉर्ब करेगा पिगमेंट्स, उसके बाद वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन निकलेगी और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और NADPH2। ये जो बात है ना एटीपी और NADPH2 वाली, ये प्रोडक्ट है किसका, लाइट रिएक्शन का, और यही यूज होगा कहाँ, स्ट्रोमा में। क्या बनाने के लिए, CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए। इतना समझ में है? तो ये बात एकदम सेट कर लो दिमाग में, एकदम बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद ही कुछ होगा। और उस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस को करने के लिए थालाकॉइड पे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, वो पिगमेंट एक साथ काम करते हैं, और जब वही पिगमेंट एक साथ काम करते हैं तो उनको फोटोसिस्टम बोला जाता है। तो आप पिगमेंट्स ना बोल के आज के बाद आपको क्या बोलना है, फोटोसिस्टम। तो इसी सेंस आइटम लिखा हुआ है कि लाइट रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोटोसिस्टम। फॉर लाइट रिएक्शन फोटोसिस्टम आर रिक्वायर्ड। अब ये फोटोसिस्टम होते क्या हैं? फोटोसिस्टम कुछ नहीं है, ये जैसे मान लो थालाकॉइड है। थालाकॉइड के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स बहुत सारे हैं। तो इन सारे ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को मिला के फोटोसिस्टम बोला गया है। फोटोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्सन ने दिया था, और एर्नोल्ड साइंटिस्ट थे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप बेसिक समझ लो फोटोसिस्टम होता क्या है। एक फोटोसिस्टम में लगभग 230 से लेकर 400 मॉलिक्यूल पिगमेंट के लिए जाते हैं। क्या बोला मैंने? 230 से लेके 400 तक, थोड़ा वेरिएबल है, इधर उधर भी हो सकता है, गिव एंड टेक। 230 से लेके 400 तक एवरेज माना गया। जब ये 230 से लेके 400 मॉलिक्यूल पिगमेंट के एक साथ वर्क करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इन्हीं ग्रुप ऑफ पिगमेंट को फोटोसिस्टम बोला। अब बात आती है फोटोसिस्टम में ए भी है, बी भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, तो इनका अरेंजमेंट क्या होता है?
तो वही डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइट रिएक्शन तभी आगे आपको समझ में आएगी। तो देखो आप, फोटो सिस्टम जो होता है उसमें लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। दिख रहा होगा आपको, ए भी होता है, बी भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होता है। कहोगे सर फाइकोबिलेंस नहीं, वो लोअर प्लांट में मैंने बताया था, याद हो अगर आपको, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, वो सब लोअर प्लांट में पाया जाता है। जो हायर प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। एक फोटो सिस्टम के दो पार्ट हैं, एसेसरी पिगमेंट्स में कौन आएंगे, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, और उसको पिगमेंट्स को जोड़ने के लिए मेम्ब्रेन पे बहुत सारी प्रोटीन होती है। तो फोटो सिस्टम में एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन, एसेसरी पिगमेंट कौन, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, और उनको जोड़ने के लिए जो प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन पे, इन दोनों को मिला के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फुल फॉर्म है, और हार्वेस्ट का मतलब होता है कैप्चर करना। तो ये पिगमेंट्स और प्लस प्रोटीन के हेल्प से क्या करेगी, लाइट को कैप्चर करेगी। तो फोटो सिस्टम का ये पार्ट एलएससी हो गया। अभी मैंने क्लोरोफिल ए का नाम नहीं लिया, एसेसरी में सिर्फ कौन कौन बताया मैंने, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, और प्रोटीन भी होते हैं हेल्प करने में। पिगमेंट्स में बी और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो होता है उसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट, क्योंकि मेन काम वही करता है फाइनली। तो एक फोटो सिस्टम का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट कौन हो गया, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, क्लोरोफिल पिगमेंट का एक मॉलिक्यूल होता है। तो जरा रुकते हैं और समझते हैं। फोटो सिस्टम के दो पार्ट, एक एलएससी और एक रिएक्शन सेंटर। एलएससी में कौन कौन आएंगे, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आएंगे, और उनके साथ हेल्प करने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिला के बोल दिया गया। और फोटो सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और रिएक्शन सेंटर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए माना जाता है। अब क्या होगा, सपोज दैट मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम में 230 या 220 से लेकर 400 मॉलिक्यूल होते हैं एक फोटो सिस्टम में। तो अगर मैं सपोज दैट 300 मॉलिक्यूल मान ली एक फोटो सिस्टम में, तो 299 किस में आएंगे, एलएससी में, और एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का किस में आएगा, रिएक्शन सेंटर पे। इतना समझ में आया। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया, समझना, ये फोटो सिस्टम का डायग्राम है। इसमें देखो लिखा होगा एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल वही है जो एलएससी के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, और एक लिखा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में कौन आएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। होता क्या है, जब लाइट आ रही है चारों तरफ से, पिगमेंट ऐसे फैले हैं, लाइट आ रही है चारों तरफ से, फोटोन के फॉर्म में लाइट आ रही है, तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स जो सब हैं, लाइट को कैप्चर करेंगे। लाइट को जब कैप्चर किया जाता है, लाइट को कैप्चर करने का मतलब एनर्जी कैप्चर करना, एनर्जी कैप्चर करने का मतलब फोटोन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होता है। ये तो केमिस्ट्री है, बेसिक बातें हैं, आपको पता होगा कि ये सब पिगमेंट्स मतलब क्या होता है, एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जाएंगे क्योंकि एनर्जी मिल रही है, और जब वो लोअर ऑर्बिटल में फिर से आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो उस एनर्जी को कौन लेगा, उसके आगे वाला पिगमेंट्स, फिर वो भी एक्साइटेड होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन, फिर वो इलेक्ट्रॉन जब फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा फिर से एनर्जी निकलेगी, फिर उस एनर्जी को कौन लेगा, नेक्स्ट पिगमेंट। ऐसे करते करते एनर्जी कहां पहुंच जाएगी, रिएक्शन सेंटर पे, और ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इतना डिटेल बिना समझ के इतना समझो बेसिक तरीके से कि सारे पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, और वो एनर्जी फाइनली कहाँ पहुंच जाती है, रिएक्शन सेंटर पे, और स्टार्ट हो जाती है कौन सी, लाइट रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप।
इतना समझ में आया। अब बात आती है कि सर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, वो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोला जाता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर अगर आपको कभी पूछ लिया गया तो आप लिख सकते हैं इसको कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही किस प्रोसेस से हो रही है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस से हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक्साइटेड होगा, फिर जब ग्राउंड लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कौन लेगा, ये, फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, फिर वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा फिर एनर्जी रिलीज होगी तो इसका ये एनर्जी ये ले लेगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, फिर ग्राउंड लेवल पे आएगा, फिर उसकी एनर्जी कौन ले लेगा, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हुआ तो आगे की प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एक फोटो सिस्टम का, और इसको जो डिस्कवर किया था प्रॉपर वो इमर्सन ने किया था। और उन्होंने बताया था कि फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, एक बार आप इसको देख लो। तो फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हमें टाइप ऑफ फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फोटो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, चाहे क्लोरोफिल ए हो, चाहे कैरोटीन हो, चाहे क्लोरोफिल बी हो। अब फोटो सिस्टम को इमर्सन ने और उनके कलीग ने बताया कि दो टाइप के होते हैं, 1 और 2। इनको हम फोटो सिस्टम 1 के साथ साथ P700 भी बोला जाता है, और ऐसे 2 को 680 बोला जाता है। मतलब क्या है, P का मतलब पिगमेंट से है यहाँ पे, और 700 का मतलब ये वेवलेंथ है, 700 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ की बात हो रही है। वैसे 680 के बारे में भी बात हुई। 680 क्या, 680 नैनोमीटर की लाइट के बारे में बात हो रहा है। P का मतलब P स्टैंड फॉर पिगमेंट्स। क्या, कैसे, क्या समझो। फोटो सिस्टम 1 और 2 नाम रखा गया था डिस्कवरी की बेसिस पे। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको 1 डाल दिया गया, और जिसको बाद में डिस्कवर हुआ और उसको फोटो सिस्टम 2 बोल दिया गया। तो 1 और 2 बोलने का भी मीनिंग समझ में आ गया आपको। और P700 मतलब एक ऐसा फोटो सिस्टम जो 700 नैनोमीटर की लाइट पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करता है। मतलब 700 की लाइट वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, उस पर एक्टिवेट होगा और अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करेगा लाइट रिएक्शन के लिए। वैसे फोटो सिस्टम 2 680 पे वो मैक्सिमम उनके जो पिगमेंट्स हैं वो अपनी एफिशिएंसी शो करेंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए भी और एक्शन के लिए भी। तो मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि 700 नैनोमीटर की लाइट और 680 नैनोमीटर की लाइट जो होती है वो बहुत इफेक्टिव लाइट होती है फोटो सिस्टम को अपने इफिशिएंटली काम करने के लिए। इतना समझ में है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फोटो सिस्टम 2 की कब आएगी, जब 680 नैनोमीटर की लाइट हो, और 1 की किस में आएगी, 700। अब आगे समझना, और आगे आपको क्लियरली और क्लियर होगा। और अब पहले इसके डायग्राम पे देख लेते हैं। ये फोटो सिस्टम 1 का डायग्राम है। इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होंगे, एसेसरी पिगमेंट्स, और बी भी होगा। इनको मिला के क्या बोला गया, एंटीना मॉलिक्यूल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनके साथ अगर प्रोटीन होती है साथ में तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, LHC याद हो आपको। और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का होगा जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा। ये एक्टिविटी मैक्सिमम किस पे शो करेगा, 700 नैनोमीटर पे। फोटो सिस्टम 2 में भी वैसे ही है, कैरोटीनॉइड्स और बी भी है, उनको मिला के एंटीना मॉलिक्यूल या LHC बोला गया। और रिएक्शन सेंटर कौन सा, क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल जो 680 नैनोमीटर पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर ध्यान से देखो तो एक्टिविटी पे, वेवलेंथ पे तो डिफरेंसेस देखो आप। 1 700 पे और 2 680 नैनोमीटर पे लाइट पे इफेक्टिव होता है सबसे अच्छा। इसके रिएक्शन सेंटर को P700 बोला गया, पता चल गया। इसके रिएक्शन सेंटर को 680 बोला गया। अब आगे जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान समझना। जो आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ NADP। जैसे ही लाइट रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसमें कि NADP से NADPH2 बनाना है।
जब वाटर टूटता है तो जो H+ निकलता है वो उस H+ को कौन एक्सेप्ट करता है, NADP, और उस H+ से क्या बनेगा, याद है आपको लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट NADPH2 बनाना है। तो ये जो प्रोसेस होती है रिडक्शन की, किससे, NADP की, इस रिडक्शन को करने के लिए जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो PS1 होता है, और इसमें H+ आयन का यूज होता है, जो कहां से आएगा आगे समझ में आएगा आपको। और PS2 के बारे में देखो लिखा हुआ है, इट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जो ऑक्सीडाइज करेगा किसको, वाटर को। तो मैंने आपको बताया था लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो वाटर का फोटोलिसिस होती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। उस वाटर को ब्रेकडाउन करने के लिए जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो PS2 होता है। तो दो डिफरेंस, ये आपको और क्लियर होगा जब लाइट रिएक्शन का मैं पूरा पाथवे बढ़ा दूंगा कि सर ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि NADP से NADPH2 कैसे बना, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्या हुआ H2 को, ये क्यों तोड़ रहा है, ये क्यों नहीं तोड़ रहा है, ये आपको आगे क्लियर और समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा मगअप कर लो आप। ये फोटो सिस्टम 1, 2 किसके बेसिस पे नाम रखा गया, डिस्कवरी के बेसिस पे। इसका रिएक्शन सेंटर P700, इसका रिएक्शन सेंटर 680। ये रिड्यूसिंग नेचर का है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब NADP से NADPH2 बनाएगा ये, जो कि लाइट रिएक्शन में बनाना है हमें। और लाइट रिएक्शन में एक स्टेप और था, याद है, वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर को ब्रेकडाउन करने के लिए कौन होता है, PS2। क्वेश्चन मार्क सिर्फ इतना है कि यही क्यों करता है NADP को रिड्यूस, और यही क्यों करता है वाटर को तोड़ता क्यों है, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, अभी इतना समझ लो। अब बात आती है फोटो सिस्टम 1 और 2 पाए कहां जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 और 2 अप्रेस और नॉन अप्रेस पार्ट ऑफ थैलाकॉइड। कहोगे ये क्या आ गया, अप्रेस का मतलब दबा हुआ। डायग्राम देखो, याद हो आपको, तो ये ग्रैना था और ये ग्रैना था। सिंगल कॉइन को थैलाकॉइड बोला गया है, और दो ग्रैना को जोड़ने के लिए स्ट्रोमा थैलाकॉइड है। तो दो वर्ड आपको मिलेगा मॉड्यूल में जब आप पढ़ोगे फोटो सिस्टम। वहां एक डायग्राम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो सिस्टम 1 और 2 पाए कहा जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो PS1 के हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो PS2 के हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे पाए जाते हैं थैलाकॉइड। समझना, जो PS1 पाया जाता है वो एक्सपोज पार्ट पाया जाता है। एक्सपोज का मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा में एक्सपोज होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको नॉन अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड मतलब दबा नहीं, एक्सपोज है, यहां पे पाया जाता है PS1। तो कहोगे सर है कहां वो, देखो आप, एक तो स्ट्रोमा थैलाकॉइड जो कि एक्सपोज है स्ट्रोमा में, और एक ये बाहर के साइड वाले देखो आप। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है, यहां पे कौन सा पाया जाता है, PS1। ये वाले, और इस पे भी पाया जाएगा। तो स्ट्रोमा में ये सब डूबे हुए हैं, और इस पे भी PS1 पाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सपोज है स्ट्रोमा में। तो यहां पाया जाएगा PS1, यहां पे पाया जाएगा। इसको हम नॉन अप्रेस्ड पार्ट, जैसे ये दो थैलाकॉइड है, तो दो थैलाकॉइड के बीच की, जैसे ये दो थैलाकॉइड, ये जो बीच की जगह है ये दबा हुआ पार्ट है, अप्रेस्ड। और जो ये एक्सपोज्ड है, ये एक्सपोज है, ये वाला पार्ट, तो नॉन अप्रेस्ड। तो नॉन अप्रेस्ड जो एक्सपोज है स्ट्रोमा में, उसको नॉन अप्रेस्ड, उसमें PS1 पाए जाएंगे। और जो दबे होंगे, अप्रेस्ड बोला जाएगा, उसमें PS2 पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी समझना है। PS1 कहां पाया जाता है, PS2 कहां पाया जाता है। वाटर को तोड़ता है PS2, और NADP को रिड्यूस करता है PS1। रिएक्शन ये 700 नैनोमीटर पे हाईली इफिशियंट होगा, और ये 680 पे हाईली इफिशियंट होगा। PS1 PS2 का जो नॉमेनक्लेचर किया गया वो डिस्कवरी की सीरीज पे किया गया है। पहले जो डिस्कवर हुआ PS1, जो बाद में डिस्कवर हुआ PS2। और इन सब की डिस्कवरी अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप एक वर्ड मिलेगा आपको मॉड्यूल में जब पढ़ोगे आप, तो उसको अब इसके बाद ज्यादा समझ में आएगा कि इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है, रेड ड्रॉप क्या है, और कैसे डिस्कवर हुआ PS1 PS2। तो एक बार आप देख लो ये। और आपको
ये सब के अलावा मैं आपको ओरली एक बात और बता देता हूं, शायद आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाए, तो वो ये है कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स में, और इधर भी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है PS1 और PS2 में वेरी करता है। मतलब कहीं पे कैरोटीनॉइड्स ज्यादा होते हैं और कहीं पे कैरोटीनॉइड्स कम होते हैं। तो ये समझना है कैरोटीनॉइड्स ज्यादा किस में होते हैं? PS2 में। एक पॉइंट याद कर लो, कैरोटीनॉइड्स PS2 में ज्यादा होते हैं और कैरोटीनॉइड्स कम होते हैं किस में? PS1 में। एक बार आप इसको देख लो बच्चों, आपको एक पॉइंट मिलेगा जब मॉड्यूल आप पढ़ेंगे जब PS1 PS2 के बारे में, तो वहां लिखा होगा एक कि PS1 पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और PS2 सिर्फ पार्टिसिपेट करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। यह है क्या? ये अभी जब हम लोग आपको लाइट रिएक्शन का पाथवे जब पढ़ाऊंगा ना पूरा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे PS1 PS2 के डिफरेंस में इसको नहीं लिखा है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि PS1 कैसे दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में, और PS2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में काम कर रहा है। पहले हमें ये डिफरेंस बताना चाहिए ना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि फोटो सिस्टम 1 और 2 होते हैं। अब इनकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। फोटो सिस्टम 1 और 2 की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, इमर्सन और अर्नोल्ड ने। मेन काम इमर्सन का था, तो इमर्सन को प्रायोरिटी दी जाती है। क्या किया था वो सुनना। इन्होंने एक एल्गी लिया, कौन सा? क्लोरेला एल्गी। फोटोसिंथेसिस करना चालू किया वो, लेकिन उन्होंने जब लाइट जो डाली क्लोरेला एल्गी पे, उन्होंने वेवलेंथ जो यूज किया लाइट का वो 680 से ज्यादा वाली यूज की। क्या बोला मैंने? लाइट कौन सी यूज की? 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट, मतलब 700 मान लेते हैं, 720 मान लेते हैं। तो देखा क्या इन्होंने कि जो क्लोरेला एल्गी है उसमें जो फोटोसिंथेसिस का रेट, मतलब ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई, तभी तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इस बात को उन्होंने बोला कि ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने मतलब कम हो गया, रेड ड्रॉप बोला गया। रेड क्यों बोला गया? क्योंकि रेड वेवलेंथ की लाइट की बात हो रही है। तो 680 के ऊपर की लाइट डालने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो गई, बोला गया रेड ड्रॉप। दूसरे सेटअप में क्या किया? दूसरी बार में ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या किया उन्होंने? दो लाइट डाली, दो वेवलेंथ की साइमल्टेनियसली। कौन कौन सी? एक तो जो पहले डाल रहे थे 680 के ऊपर वाली, वो तो डाल ही रहे हैं, साथ में 680 वाली भी डाली, 680 वाली भी और 680 के ऊपर वाली। इसको फार रेड बोलते हैं, 680 के आसपास रेड बोला जाता है। तो 680 और 700 नैनोमीटर की लाइट जब साथ में डाली तो देखा क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनहेंस हो गई, बढ़ गई। उसको इनहेंसमेंट इफेक्ट बोल दिया उन्होंने कि जब दो लाइट डाली जाएगी 680 वाली और 680 के ऊपर वाली, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। और सिर्फ अगर 680 के ऊपर वाला डाल रहे हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया। इसको रेड ड्रॉप फिनोमेना बोलते हैं, इसको इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बढ़ गई। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या किया? उन्होंने कंक्लूजन ये किया, देखो लिखा क्या है, पढ़ते हैं एक बार। इनहेंसमेंट इफेक्ट के बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। वन इज ड्रिवन बाय लॉन्ग वेवलेंथ, जो 680 के ऊपर वाला, याद हो कौन सा? PS1। और दूसरा था विच इज ड्रिवन बाय या एक्टिवेटेड बाय वेवलेंथ लेस देन और इक्वल टू 680, दैट इज PS2। यह ऑब्जर्व करके बता दिया उन्होंने। कहा कि इसका मतलब दो फोटो सिस्टम साथ में काम कर रहे हैं, जो 700 पे एक्टिवेट हो रहा है मतलब 680 के ऊपर एक्टिवेट हो रहा है, और दूसरा 680 के नीचे वाला, मतलब 700 के नीचे वाला, मतलब 680 पे जो एक्टिवेट हो रहा है। तो इन दोनों बातों से, ऑब्जर्वेशन से, ये बात ये प्रूव हो गई
कि इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है, रेड ड्रॉप फिनोमेना क्या है, और PS1 PS2 दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। अगर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता तो सोचो क्या होता। तो चाहे 680 वाला डालते या 680 से ज़्यादा वाला डालते, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे फर्क न पड़ता। लेकिन यहाँ पे दो फोटो सिस्टम है तो दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं और लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे प्रूव हो गया, एक बार देख लो आप इसे। बच्चों, हम लोगों ने फोटो सिस्टम 1 एंड 2 पढ़ लिया और इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप पढ़ लिया। अब ये सारे कॉन्सेप्ट को लाइट रिएक्शन में हम लोग इंडल्ज करते हैं, अप्लाई करते हैं। आपको पता होगा, याद करो आप, तो मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन के 4 स्टेप्स पढ़ने हैं। पहला स्टेप्स क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, तीसरा क्या था, ऑक्सीजन रिलीज होना, और चौथा था ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन। ये चारों चीजें एक साथ हम इस डायग्राम में पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये अगर डायग्राम आपको लाइट रिएक्शन का समझ में आ गया तो आपके लिए जितना पार्ट वाइज हम लोगों ने पढ़ा था, PS1 PS2, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये जो डायग्राम पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो चौथा स्टेप है लाइट रिएक्शन का, जिसमें ATP बनती है, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन ही इसमें पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हमें चारों स्टेप्स पढ़ने हैं। पहला स्टेप कौन सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा है वाटर का ब्रेकडाउन, तीसरा ऑक्सीजन रिलीज होना और चौथा है ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, मैंने लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP की सिंथेसिस होना। ये भी किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का चौथा स्टेप है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप एक साथ इस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये डायग्राम मॉड्यूल में भी बनाया गया है तो उसको रिलेट कर पाएंगे, ऐसे समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में होती है, क्योंकि वहीं पे पिगमेंट पाए जाते हैं, वहीं पे PS1 PS2 पाए जाते हैं, और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं लाइट रिएक्शन में। ये देखो, तो ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है डायग्राम में, ये थैलाकॉइड है ग्रैना के, ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड है। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट, ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है ग्रैना के, और ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड है। यहां पे क्या होगा, स्ट्रोमा, यहां लिखा नहीं है मैंने, ये स्ट्रोमा है। ठीक है। अब जो थैलाकॉइड के बीच की जो जगह खाली होती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ल्यूमेन। देखो आप, ये वाला पार्ट ल्यूमेन बोला जाता है। ल्यूमेन का मतलब हुआ खाली जगह जो होती है उसकी, उसको ल्यूमेन बोला जाता है। तो थैलाकॉइड के बीच की जगह को ल्यूमेन बोल दिया गया। ये थैलाकॉइड की पूरी मेम्ब्रेन है और ये स्ट्रोमा है। क्लियर। ये जो डायग्राम है फ्लो चार्ट में जो अभी बताने जा रहा हूं, उसमें एक थैलाकॉइड का डायग्राम इनलार्ज करके दिखाया गया है। मतलब अगर एक थैलाकॉइड ये मान दिया जाए तो ये पूरा एक थैलाकॉइड का पूरा डायग्राम है। अब देखो रिलेट करते हैं। ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो ये पूरी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो ये पूरा पार्ट थैलाकॉइड का क्या है, मेम्ब्रेन है। ये पूरी मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। यहां ल्यूमेन लिखा गया है। इसके बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा। तो मैंने इसके चारों तरफ स्ट्रोमा लिख दिया, यहां बाहर लिख दिया स्ट्रोमा। क्लियर। तो एक थैलाकॉइड का जो पार्ट है उसकी मेम्ब्रेन हो गई और बीच में खाली जगह हो गई जिसको ल्यूमेन बोला गया, चारों तरफ स्ट्रोमा है। इमेजिन हुआ। अब उसी एक थैलाकॉइड को मैं इनलार्ज करके लाइट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। ये फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं लाइट रिएक्शन से,
और लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें थोड़ी केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना है। स्टार्ट करें, ठीक है। लाइट 1 से चालू करते हैं। इमेजिन करो थालाक्वाइड के पे PS1 PS2 दोनों है। PS1 और PS2 जब थालाक्वाइड पे होंगे तो लाइट आ रही होगी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, थालाक्वाइड पे भी पड़ेगी। जब लाइट आएगी तो मैंने बताया आपको PS1 PS2 के जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो लाइट एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देंगे, रिएक्शन सेंटर को। पता है आपको? तो सोचो जरा, जब लाइट आई PS1 PS2 दोनों पे पड़ा तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ जो रिएक्शन सेंटर का है। उस इलेक्ट्रॉन को जब वो निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई PS1 PS2 पे। यहां पे रुकते हैं। ये देखो PS2 है जो ल्यूमेन साइड पे है, मेम्ब्रेन के ऊपर ही है, और ये देखिए आप PS1 है जो मेम्ब्रेन पे है। जब लाइट आई दोनों साइड से तो इसका ये भी एक्साइटेड हुआ, ये भी एक्साइटेड हुआ। तो PS1 के एक्साइटेड स्टेट को दिखाया गया है PS1 स्टार बना के, PS2 के एक्साइटेड स्टेट को दिखाया गया है PS2 स्टार बना के। समझना, लाइट आई और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइटेड हुए, मतलब PS1 PS2 सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्साइटेड हो गया। मैं इस वाले पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले PS2 का देखते हैं। अब स्टार्ट करो, देखो आप PS2 एक्साइटेड स्टेट में गया। PS2 से इलेक्ट्रॉन एक केमिकल होता है, प्रोटीन होती है जिसको फियोफाइटिन बोलते हैं। PHEO लिखा है यहाँ, सारा फुल फॉर्म हम लोग बाद में लिख के पढ़ेंगे। जब PS2 से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसने, फियोफाइटिन ने, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई जब, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए PS2 के लिए कौन सा होता है, वाटर। अब सोचो आप, लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब दूसरा स्टेप कौन सा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर का ब्रेकडाउन जब होता है तो वाटर जब ब्रेकडाउन होगा तो 2H+ आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ O2 बनेगा। एक वाटर के ब्रेकडाउन से 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कमी हुई है PS2 में, कमी कैसे हुई, क्योंकि फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इससे कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन कमी हुई PS2 में, और उस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन फुलफिल किया, वाटर का। तो वाटर का इलेक्ट्रॉन PS2 के पास चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी पूरी हो गई। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला स्टेप फोटोलाइटेशन का क्या है, तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए PS1 PS2 के। दूसरा स्टेप क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब आप यहां पे देखते हैं, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, फोटोलिसिस बोला गया मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना। तो वाटर का यहां ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन निकलना और H+ आयन निकलना इज द ऑक्सीडेशन। किसने किया ऑक्सीडेशन, OEC। अब रुकते हैं यहां पे। PS2 के पास एक केमिकल होता है, प्रोटीन होती है और सब मिनरल्स होते हैं जिनको मिला के OEC बोला जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने वाला, निकालने वाला कॉम्प्लेक्स। ये देखो आप ध्यान से, तो ये मेम्ब्रेन है पूरी थालाक्वाइड की, और ये ल्यूमेन साइड है, तो ल्यूमेन साइड की तरफ होता है लेकिन मेम्ब्रेन से चिपका होता है, मतलब PS2 से चिपका होता है। इसके अंदर एबिलिटी होती है वाटर को तोड़ने की। इसी वजह से याद हो अगर, तो PS1 PS2 में मैंने बोला था PS2 का जो नेचर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, वाटर को तोड़ता है। अब समझ में आया क्यों तोड़ता है, क्योंकि PS2 के पास ही
ये वाला केमिकल है OEC, जिसकी वजह से इसके अंदर एबिलिटी है कि वाटर को तोड़े और वाटर को तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन निकले उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले दे, और जो कमी हुई थी इलेक्ट्रॉन की PS2 के पास, इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया था? फियोफाइटिन, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया। तो दूसरा स्टेप हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस का मतलब टूटना, फोटो मतलब लाइट की वजह से, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। फुल फॉर्म क्या है? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक लास्ट बात, OEC में पूछा गया है कई बार कि कौन से मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 3 मिनरल्स होते हैं, वो मैं लिखूंगा इसके बाद, अभी बोल दे रहा हूं। मैग्नीज, बोलो क्या? मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम, 3 होते हैं। कौन कौन? मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम। मेनली मैग्नीज है जो इसके साथ काम करता है। यहां मैंने नहीं लिखा, नहीं तो बहुत मेसअप हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, वो लिखेंगे हम लोग। क्लियर? तो PS2 का इलेक्ट्रॉन लिया फियोफाइटिन ने, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई PS2 में एक्साइटेड स्टेट होने के बाद हुआ ये। पहले लाइट आई, एक्साइटेड हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन लिया उसने फियोफाइटिन ने, और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई PS2 पे तुरंत फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसने फुलफिल कर दिया। वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हुई कि नहीं PS2 की? डन। अब आते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है किसके पास? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन एक काइंड का प्रोटीन होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया PS2 के एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जा चुके होंगे, और हायर ऑर्बिटल में और एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? फियोफाइटिन। यहां तक कोई डाउट? तो इतना डिटेल में बताने की बजाय सिर्फ एक लाइन समझो। ऐसे इमेजिन करो, लाइट आई, PS1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, PS2 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। इसको बाद में डील कर लेते हैं, पहले PS2 की बात करते हैं। PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, उसको किसने लिया? फियोफाइटिन ने। PS2 का में इलेक्ट्रॉन कमी हुई, और उस इलेक्ट्रॉन कमी को किसने पूरा कर दिया? जो सेकेंड स्टेबलाइजेशन का फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए OEC, जो PS2 के पास होता है, उसकी मेम्ब्रेन से चिपका होता है, ल्यूमेन साइड पे होता है। लास्ट बात, इसमें 3 मिनरल्स होते हैं, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैग्नीज। वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब फियोफाइटिन के पास चलते हैं। फियोफाइटिन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया, अब इसका इलेक्ट्रॉन लेता है PQ। बोलोगे ये क्या है? PQ का फुल फॉर्म होता है प्लास्टोक्विनोन। वो मॉड्यूल में लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी आगे लिखूंगा मैं सारे फुल फॉर्म। प्लास्टोक्विनोन होता है। प्लास्टोक्विनोन एक प्रोटीन है, वो जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव चार्ज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, निगेटिव चार्ज हुआ, और जैसे ही निगेटिव चार्ज हुआ तो ये क्या करता है? प्रोटॉन को खींचता है, कहां से? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से 2H+ आयन लिया और बन गया PQH2। तो PQ का रिडक्शन हो गया, क्योंकि H+ हुआ और H+ आयन होना रिडक्शन होता है, तो प्लास्टोक्विनोन का रिडक्शन हो गया और बन गया प्लास्टोक्विनॉल। प्लास्टोक्विनोन नाम से पता चल रहा है ना, कीटोन है केमिकली, लेकिन जैसे रिड्यूस हुआ तो कीटोन से क्या बन गया? अल्कोहल, प्लास्टोक्विनॉल। तो ये हुआ प्लास्टोक्विनोन और ये हुआ प्लास्टोक्विनॉल, और ये तो हमें पता ही है। यहां रुकते हैं। जब प्लास्टोक्विनॉल बन गया तो उससे इलेक्ट्रॉन लेता है कौन? एक केमिकल है, ये भी प्रोटीन है, जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। 2 साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, दोनों को मिला के क्या बोला गया? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, किससे? प्लास्टोक्विनॉल से।
और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, सोचो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, ये टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और जो प्रोटॉन है H+ आयन वो कहाँ पंप हो जाता है, ल्यूमेन में। फिर से जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया, किसने, B6F ने, किससे लिया, प्लास्टोक्विनोल से, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये टूट जाएगा क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब डिसोसिएट हो जाना। और H+ कहाँ चला जाएगा पंप होके, ल्यूमेन में, इलेक्ट्रॉन चला गया B6F के पास, और जो प्लास्टोक्विनोल है, क्योंकि H+ और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फिर से किसमें, प्लास्टोक्विनोन में। इसको PQ पंप बोलते हैं, पंप कर रहा है किसको, H+ को, कहां से कहां, स्ट्रोमा से ल्यूमेन। फिर से इस पूरी प्रोसेस को PQ पंप के तरीके से देखा जाता है, पंप कर रहा है H+ आयन को कहां से कहां, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। और इस पंप को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन के डाउनफॉल से। कहोगे ये डाउनफॉल क्या है, जो दिखाया गया है ऐसे, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी को यूज करके PQ एक्टिवेट होता है और पंप की तरह बिहेव करता है और H+ आयन को कहां से कहां फेंक देता है, स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ। ये जो डाउनफॉल मैं दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट दिखा रहा हूं ना, डाउनहिल मूवमेंट या डाउनफॉल मूवमेंट या डाउनहिल मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी यूज होता है कहाँ, PQ में, और वो यूज करता है कहाँ से, H+ आयन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में लाने के लिए। ये डाउनहिल मूवमेंट जो है ये अभी आगे आपको और समझ में आएगा, अभी रुकते हैं यहाँ, इतना ही समझो कि डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो LCRT में इससे यहाँ लेके इसको ETS बोला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता होगा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक ETS बोला गया। और ETS डाउनहिल मूवमेंट है, डाउनहिल मूवमेंट होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी को, उस रिलीज एनर्जी को PQ यूज करेगा H+ आयन को स्ट्रोमा से कहाँ लाने में, ल्यूमेन में। डन। तो हमारे पास, फिर से एक बात बोल देता हूं मैं, PQ से एनर्जी किसने लिया, फियोफाइटिन ने, फियोफाइटिन से किसने लिया, PQ ने, प्लास्टोक्विनोन ने, ये निगेटिव चार्ज हुआ, इसने H+ आयन को स्ट्रोमा से खींचा, बन गया प्लास्टोक्विनोल, और प्लास्टोक्विनोल से जब इलेक्ट्रॉन लिया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, तो ये डिसोसिएट हो गया, इसका H+ चलाया ल्यूमेन में, और क्विनोल फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, क्विनोन में, और ये हो गया। अब बात आती है B6F को साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ये कलरफुल प्रोटीन होती है, आयरन कंटेनिंग होती है। कभी भी बायोलॉजी में साइटोक्रोम वर्ड लगे तो ये समझ लेना उसमें आयरन मिनरल्स जरूर होता है, वही आयरन मिनरल्स यूज होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। इसी के अंदर, प्रोटीन के अंदर आयरन होता है, वही इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ट्रांसपोर्ट कराता है आगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। साइटोक्रोम B6F से एक केमिकल और है प्लास्टोसाइनिन। क्या बोला, प्लास्टोसाइनिन। ये भी एक तरह का केमिकल है जिसकी लोकेशन ल्यूमेन साइड पे और मेम्ब्रेन साइड पे होती है, अक्रॉस द, यहां पे होता है ऐसे। प्लास्टोसाइनिन पूरा नाम क्या है, प्लास्टोसाइनिन, इसको भी आगे मैं फुल फॉर्म लिखूंगा। साइनिन कभी भी लगे, मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है ये, और वो ब्लू कलर कॉपर भी पाया जाता है इसमें जो कलर देता है। तो कॉपर कंटेनिंग ये ब्लू कलर क्या है, कॉम्प्लेक्स, मतलब केमिकल है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है B6F से। प्लास्टोसाइनिन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोला जाता है क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, वो आगे और समझ में आएगा जब फुल फॉर्म लिखूंगा तो मैं आपको लिखाऊंगा इस बात को।
डन। अब सोचो, यहां पे आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये PS1 याद हो अगर आपको, तो ये PS2 और PS1 दोनों साइमल्टेनियसली एक्साइटेड हुए थे, और जब साइमल्टेनियसली एक्साइटेड होते PS1 PS2, तो PS2 में जो इलेक्ट्रॉन कमी हुई थी, किसने ले लिया था? फियोफाइटिन, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में इसी को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला गया, किसका? PS2 का। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो PS2 के इलेक्ट्रॉन को किसने पूरा कर दिया? वाटर ने। लेकिन जो PS1 का इलेक्ट्रॉन ले चुका है FRS, जिसका फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे कमी हुई PS1 पे, तो PS1 की जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या यहां पे वाटर दे पाएगा? इसकी कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ये वाटर? नहीं, क्योंकि PS1 के पास ये नहीं होता। OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, PS1 के पास नहीं होता। तो सोचो PS1 का जो इलेक्ट्रॉन कमी हो चुकी है, वो इलेक्ट्रॉन जो जा चुका है किसके पास? FRS के पास। इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं, किसका? PS1 का, क्योंकि सबसे पहले यही एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। किससे? PS1 से। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का। जैसे यहाँ फियोफाइटिन है PS2 का, वैसे यहाँ पे PS1 का FRS है। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो जब इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो यहाँ पे तो कोई देने के लिए है ही नहीं। OEC वाटर दे ही नहीं सकता, क्योंकि OEC नहीं है तो वाटर टूटेगा नहीं। तो इसके इलेक्ट्रॉन को किसने दिया? जो कमी हुई उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए किसने दिया? प्लास्टोसाइनिन ने। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन PS1 के पास, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग जो सब्सटेंस है, इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन भी एसोसिएट होते हैं इससे। क्या? आयरन सल्फर, आयरन और सल्फर का एक प्रोटीन होता है, वो भी एसोसिएट होता है इसके साथ। FRS ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और उसके बाद लेता है कौन? फेरिडॉक्सिन। FD का फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन। ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, किससे? FRS से। इलेक्ट्रॉन कहता है FRS ले जाओ भाई, FD ने ले लिया, फेरिडॉक्सिन ने। समझना, लाइट आई थी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और ले लिया किसने? FRS ने। और इसकी इलेक्ट्रॉन कमी किसने पूरी कर दी? प्लास्टोसाइनिन ने। और FRS का इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। अब रुकना यहां, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? एक केमिकल है, स्ट्रोमा साइट पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम है NADP। NADP का फुल फॉर्म हम लोग लिखेंगे बाद में। NADP उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। कौन से इलेक्ट्रॉन को? जो फेरिडॉक्सिन ने दिया। जैसे ही फेरिडॉक्सिन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये निगेटिव चार्ज हुआ। इसने क्या किया? NADP प्लस लिखा रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये निगेटिव चार्ज हुआ, और इसने 2H प्लस आयन कहां से लिया? ये कौन सा साइड है? स्ट्रोमा। NADP और 2H प्लस आयन मिलकर क्या बना दिया गया है? NADPH2। और NADP ये काम कराने के लिए एक एंजाइम होता है, जो कि NCERT मिलेगा आपको, लिखा होगा FNR। समझ में? फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन, क्योंकि फेरिडॉक्सिन से एसोसिएट है ये एंजाइम। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, क्योंकि H प्लस ऐड होना NADP में रिडक्शन है, तो पूरा नाम इस एंजाइम का क्या हो गया? फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। इसके प्रेजेंस में ही NADP से क्या बनता है? NADPH2। तो फाइनली PS1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया? NADP के पास। अब 2H प्लस आयन खींच के उसने स्ट्रोमा से
NADPH2 बना दिया। ठीक, ये था इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो पे कहीं पे भी मैंने ATP नहीं बनाई अभी। देखो आप, मैंने NADPH2 बना दिया, याद हो आपको, तो लाइट रिएक्शन में 4 स्टेप थे। एक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो तो हमने देख लिया। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो भी देख लिया। ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी थैलाकोइड से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से सेल के बाहर, स्टोमा के बाहर, कहाँ पे चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इवॉल्व भी हो गया। हमें बनाना क्या था 4th स्टेप पे? ATP बनाना है और क्या? NADPH2 बनाना है। NADPH2 तो बन गया, FNR के हेल्प से। किस साइड में बनाई है? स्ट्रोमा साइड पे। अब यहां रुकते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे देखो आप, तो नॉन साइक्लिक मैनर में है कि साइक्लिक मैनर में है? नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन PS2 का इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां गया? PS1 के पास। PS1 का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां चला गया? NADP के पास फाइनली। और H2 का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? PS2 के पास। तो आप देख रहे हो, एक बार जो इलेक्ट्रॉन पाथवे पास कर लिया, वापस उस पॉइंट पे नहीं आता। मतलब PS2 का इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस नहीं आया, PS1 का इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस नहीं आया, तो इसको हम नॉन साइक्लिक मैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो ऐसे फोटोफॉस्फोराइलेशन को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लेकिन अभी ATP नहीं बनाया गया, अब उसके बारे में समझना। अब मैं आपको ATP सिखाने जा रहा हूं, ATP बनती कैसे। जरा ध्यान दो, ल्यूमेन में H+ आयन इकट्ठा हो रहा है। देखो आप, किसके थ्रू? पहला पॉइंट PQ की वजह से, और एक पॉइंट कौन सा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से। वाटर के ब्रेकडाउन से H+ ल्यूमेन में बढ़ रहा है, और जो PQ ने खींचा कहां से कहां? स्ट्रोमा से। वहां पे वो 2 H+ आयन आई कहां? जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो आया H+ आयन कहां? ल्यूमेन में। तो टोटल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। देखो आप, कहां? H+ ल्यूमेन में। जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ल्यूमेन में, इधर ज्यादा है H+ आयन और स्ट्रोमा की साइड पे कम है। क्या बोला मैंने? ल्यूमेन में H+ आयन ज्यादा है, स्ट्रोमा साइड पे कम है। तो H+ आयन मूव करना चाहता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ल्यूमेन से स्ट्रोमा साइड में जाना चाहता है। और ये क्या होता है? H+ आयन ज्यादा होने की वजह से इधर, और स्ट्रोमा कम होने की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसको प्रोटॉन ग्रेडियंट बोला गया। क्या बोला गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, जिसके से एनर्जी होती है। अब H+ आयन ज्यादा इधर, एनर्जी इधर ज्यादा, और उधर एनर्जी कम स्ट्रोमा साइड पे। तो H+ आयन जब मूव करता है तो एनर्जी लॉस होती है। कहां से कहां मूव कर रहे हैं? ल्यूमेन से कहां? स्ट्रोमा साइड पे। तो जब ये एनर्जी लूज होती है, तो इस एनर्जी के लूज होने की वजह से यहां पे प्रोटीन पाया जाता है, जिसको मैं बोलूंगा यहां पे हेड बोला गया। इसको क्या बोला गया? हेड। इस हेड पे एक एक्टिविटी होने लगती है, और वो एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। और जैसे ही वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो क्या करेगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना देगा? ATP। समझ में आया? तो ATP का बनना फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ फॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बन गई ATP। इस स्टेप को फॉस्फोराइलेशन बोला गया। और ये सारी प्रोसेस लाइट पे डिपेंडेंट है, इस वजह से फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला गया।
इतना समझ में आया? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला। अब डाउट ये है ना कि सर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये मूवमेंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। वो पार्ट मैं आपको इसका अलग से दिया गया है मॉड्यूल एनसीईआरटी में, वो पढ़ाऊंगा इतना पूरा पार्ट जिसको हम कीमो ऑस्मोसिस बोलते हैं एक बार, लेकिन यहाँ बेसिक फिर से बता देता हूँ। H प्लस आयन इकट्ठा हुआ कहाँ? ल्यूमेन में ज़्यादा, स्ट्रोमा में कम। जब स्ट्रोमा में कम है और ल्यूमेन में ज़्यादा है तो यहाँ H प्लस आयन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ PMF क्रिएट होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोला मैंने? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और इसकी वजह से हाई एनर्जी होती है किधर? ल्यूमेन साइड पे। तो हाई एनर्जी इधर और स्ट्रोमा साइड में लो एनर्जी। तो जब H प्लस आयन मूव करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा साइड पे तो एनर्जी लॉस होगी। हाई एनर्जी से लो एनर्जी में मूव करने का मतलब है हाई एनर्जी से लो एनर्जी मूव करने में एनर्जी लॉस होगी, और उस लॉस एनर्जी को यूज करेगा, एनर्जी जो रिलीज होगी उसको यूज करेगा कौन? ये प्रोटीन जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे है, यही प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, और यही प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से एटीपी एज एक्टिविटी आ जाएगी, मतलब एंजाइम एक्टिविटी आ जाएगी, जिसकी वजह से एटीपी बन जाएगा। और ये पार्ट कीमो ऑस्मोसिस से मैं पढ़ाऊंगा लाइटेशन के बाद अलग से। अब आप देखो लाइटेशन कंप्लीट हो गई है। कैसे? देखो आप, पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कंप्लीट। ऑक्सीजन इवॉल्व होना, निकल गई ऑक्सीजन भी। चौथा था एटीपी और NADPH2 की सिंथेसिस। एटीपी भी सिंथेसिस हो गई और NADPH2, और दोनों के दोनों किधर बन रहे हैं? स्ट्रोमा साइड में बन गया। अब एक सेंटेंस है एनसीईआरटी में कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये दिखाया गया, अप हिल डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल, ये कौन सा मैनर है? इसको जेड स्कीम बोलते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलो या जेड स्कीम बोलो, जेड स्कीम, जेड स्कीम बोलो। जेड का मतलब जिगजैग मैनर में, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मैनर में घूम रहा है, और एक बार इलेक्ट्रॉन पास हो गया तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता वापस। तो नॉन साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब हुआ जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, जहां से स्टार्ट है वहां का इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, तो नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलो इसको, या जेड स्कीम बोलो। और ये जेड स्कीम जो बेस्ड है वो रिडॉक्स पोटेंशियल पे बेस्ड है। अब कहोगे सर रिडॉक्स पोटेंशियल क्या आ गया? ये वाला जो पार्ट है रिडॉक्स पोटेंशियल, ये अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहले आप इसको देख लो। तो इतना, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इतना है नहीं आपको अगर सही से समझ में आ जाए। अगर मैं एक पैराग्राफ में सिखाना चाहूं तो देखो आप सुनना। लाइट आई, PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। PS2 की इलेक्ट्रॉन कमी पूरी की किसने? वाटर ने। PS2 का इलेक्ट्रॉन पास हुआ ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कैसे? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। और PS1 का इलेक्ट्रॉन किससे पास हुआ? FRS, FD और फाइनली NADP के पास, खत्म। और PQ पंप आप समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूवमेंट होता है तो एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी लॉस को, उस एनर्जी रिलीज को यूज करेगा, एक्टिवेट होगा PQ पंप, और वो H प्लस को खींचेगा स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। ये हो गया पूरा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का कौन है? फियोफाइटिन। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, FRS भी बोलते हैं। इसके साथ लगा होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसमें आयरन और सल्फर भी पाए जाते हैं। अब जब H प्लस आयन इकट्ठा हुआ, एक PQ पंप की वजह से, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा, स्ट्रोमा में कम। इसकी वजह से यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, स्ट्रोमा में एनर्जी कम होगी। H प्लस जब मूव करेगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी साइड पे, तो एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीज एनर्जी को यूज करेगा कौन? ये प्रोटीन जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे है, और ये प्रोटीन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी आएगी, और उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ATP बन जाएगी। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। अब बात आती है रिडॉक्स पोटेंशियल क्यों लिखा गया है? जेड स्कीम इज बेस्ड ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल। अब है क्या? ये जितने केमिकल प्लेस किए गए हैं रिडॉक्स पोटेंशियल पे प्लेस किए गए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसे सबसे लास्ट में बता रहा हूं।
ये आप एक बार देख लो। तो बच्चों आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जिग जैग मैनर जिसको जेड स्कीम भी बोला गया वो हम एक्सप्लेन हो गया। बस वहाँ पे एक पॉइंट एनसीईआरटी में है कि रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे ये प्रोसेस होती है, वही समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बताया जो अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दूसरी बात एटीपी बनने के लिए याद है अगर आपको तो H+ आयन का मूवमेंट दिखाया गया, वो वाला पार्ट और डिटेल में आगे समझने के लिए पढ़ा जाएगा, जो एक हेडिंग है आपको कीमो ऑस्मोसिस। तो आपको पूरा आपको थॉरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी का एप्लीकेशन कैसे यूज होते हैं यहाँ पे, वो समझो आप। पहले तो ये समझ लो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं कुछ बातें, जैसे याद हो आपको फियोफाइटिन, PQ प्लास्टोक्विनोन, PQH2 प्लास्टोक्विनोल, PC प्लास्टोसाइनिन, FRS याद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 का, जिसका फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FD फेरिडॉक्सिन। यहां पे एक पॉइंट और लिख दिया है मैंने, जो कि मैंने आपको PS1 PS2 जब पढ़ाया था तो बताया था। PS2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, क्योंकि वाटर तोड़ता है ये, और PS1 रिड्यूसिंग नेचर का, क्योंकि PS1 का ही इलेक्ट्रॉन NADP को रिड्यूस करता है और बनाता है क्या, NADPH2। ये तो क्लियर हो गया, ये अभी छोड़ता हूं मैं, ये जो लिखा है। अब यहां देखो आप, ये डायग्राम अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आप, ये PS2 था, अपहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट। ये ऐसे जो डायग्राम दिखाया गया है, इस पे जितने केमिकल प्लेस किए गए हैं वो रिडॉक्स पोटेंशियल पे प्लेस किए गए हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत हाई होगी। जैसे एक छोटा पार्ट लेके समझा रहा हूं। देखो आप, जैसे प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन खींचा किससे, B6F से, तो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है किससे, इससे। तो इन दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन किससे खींचा, B6F से। इसका मतलब इसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होना चाहिए। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे मैंने लिख दिया है, ये आप रट लो, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, यहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हाई होगी। अब देखो मैंने स्केल यहां दिखा दिया है, आपको वैल्यू नहीं याद करनी है, बस समझाने के लिए। देखो आप, ये वैल्यू 0 दिखाई गई है, नीचे हाई दिखाई गई है प्लस में, प्लस 1.0, तो 0 हो गया, 0.5 हो गया, फिर 1 हो गया प्लस के फॉर्म में, और ऊपर जा रहे हो तो -0.5, -1.0। तो यहां से ऊपर जा रहे हो तो कम हो रही है, और यहां से नीचे जा रहे हो तो बढ़ रही है क्या, रिडॉक्स पोटेंशियल। तो नीचे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, ऊपर लो। मैंने क्या बोला, रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। देखो आप, यहां पे देखो आप, तो नीचे आने पे रिडॉक्स पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो आप, नीचे आने पे रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इन सब में रिडॉक्स पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक सबसे हाई किसका होगा, ये। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल जिसका ज्यादा, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अच्छा देखो आप, ये ग्राउंड स्टेट में है और ये एक्साइटेड स्टेट में PS2 में। तो एक्साइटेड स्टेट आप PS2 से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, फियोफाइटिन। तो इलेक्ट्रॉन क्यों ले पा रहा है ये, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। देखो आप, नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आने पे रिडॉक्स पोटेंशियल देखो स्केल बढ़ रही है, नीचे आने बढ़ रही है, ऊपर नहीं, नीचे आने पे। तो ये नीचे आया तो ये ज्यादा हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इसने।
इससे इसकी हाई, इसकी हाई, इससे हाई। फिर देखो आप, जब लाइट आई तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फिर इसके कंपेयर में इसकी हाई, इन दोनों कंपेयर में इसकी हाई, और इससे इलेक्ट्रॉन किसने लिया, एनएडीपी। तो ग्रेड रिडॉक्स पोटेंशियल एनएडीपी का हुआ इसके कंपेयर में। तो ये समझ में आया। तो एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि जेड स्कीम इज बेस्ड ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। एवरी कैरियर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। सारे कैरियर मॉलिक्यूल ऐसे नहीं लिख दिया गया है, इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाने पे रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ रहा है। समझ में आया। तो ये स्केल के फॉर्म में दिखा दिया गया। अब आती है एनर्जी। रिडॉक्स पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी कम। देखो आप यहां पे स्केल देखो आप, ऊपर हाई एनर्जी नीचे लो एनर्जी होती है केमिकल की, ऊपर लो रिडॉक्स नीचे हाई रिडॉक्स। तो लो रिडॉक्स और हाई एनर्जी, हाई रिडॉक्स लो एनर्जी। देखो आप, लो रिडॉक्स हाई एनर्जी, हाई रिडॉक्स लो एनर्जी। तो देखो आप यहां से इधर जाने पे ईटीएस बोलते थे, याद है आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। तो लो रिडॉक्स से हाई रिडॉक्स जा रहा है। क्या बोला मैंने, लो रिडॉक्स से हाई रिडॉक्स जा रहा है, लो रिडॉक्स से हाई रिडॉक्स। तो एनर्जी क्या हुई, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो इसी से डाउनहिल मूवमेंट या डाउनफॉल मूवमेंट होता है एनर्जी के रिस्पेक्ट में। और जब एनर्जी हाई से लो में जाएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो पीक्यू पंप एक्टिवेट हो जाएगा और H प्लस को खींचेगा, किससे, स्टोमा से ल्यूमन की तरफ ले जाके डाल देगा। तो पीक्यू पंप तभी चलेगा जब एनर्जी रिलीज होगी। ये ध्यान रखना है, एनर्जी यूज होती है वहां। ये था एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बहुत डिटेल में नहीं जाना, तो आज के बाद ये समझो कि जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो अपने को तो रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जैसे यहां देखो आप, पीसी और इसमें इसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है स्केल के हिसाब से। तो अगर इसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है तो इलेक्ट्रॉन किससे खींचा इसने, इससे। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। रिडॉक्स पोटेंशियल हाई तो ऑक्सीडेशन पावर हाई। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसी को जेड स्क्रीन भी बोलते हैं। ये खत्म हो गया। और ये सारी प्रोसेस में अब कंपेयर किया जाए कि फोटो सिस्टम 1 और 2 का काम क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर है। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो आप, ऑक्सीजन भी निकलती है, NADPH2 भी बनता है, ATP भी बनती है, और PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में मॉडल में लिखा गया है। ये वैसे भी दिख रहा है, नॉन साइक्लिक या जेड स्क्रीन में PS1 PS2 दोनों चलते हैं, सही। दूसरा, ऑक्सीजन निकलती है, यस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, यस। ATP बनती है, यस। NADPH2 बनता है, यस। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लो। बच्चों, आपको पता है कि लाइट का यूज होता है ATP और NADPH2 बनाने में। अब बात आती है कि लाइट एनर्जी का कितना अमाउंट यूज होता है, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि लाइट फोटोन के फॉर्म में चलती है, तो 8 फोटोन चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसको क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। 4 फोटोन PS2 पे और 4 फोटोन PS1 पे साइमल्टेनियसली, तब जाके 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और एक ऑक्सीजन मोल निकलेगा। अगर एक वाटर टूटेगा तो हाफ फोटोन निकलेगा, और उसके लिए 2 फोटोन PS2 में, 2 फोटोन PS1 पे। तो इसको हम क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट। देखो डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ लाइट क्वांटम मतलब hν
रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए तुम्हें 2 वाटर तोड़ना पड़ेगा, तभी 1 बनेगा, नहीं तो हाफ हो जाएगा। अगर 1 वाटर तोड़ोगे तो हाफ, 2 तोड़ोगे तो 1 मोल बनेगा। और ये आपको पता है कहाँ पे टूटता है, OEC पे। तो 4 H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल। तो ऐसा देखा गया है कि टोटल 8 फोटोन आर रिक्वायर्ड, 4 फोटोन फॉर PS2 एंड 4 फोटोन फॉर PS1 साइमल्टेनियसली, एक साथ, तब जाके 2 वाटर टूटेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 ऑक्सीजन मोल बनाने के लिए। ये क्लियर? इसको हम क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एक और पॉइंट लिखा होगा मॉड्यूल में, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व्ड बाय 1 क्वांटम। तो देखो आप 8 फोटोन जब यूज होता है तो 1 मोल O2 बनता है। अगर 1 फोटोन यूज होगा, 8 यूज होगा तो 1 बनेगा। तो 1 फोटोन यूज होगा तो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मोल बनेगा, 1/8। तो 1/8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5% ऑक्सीजन, मतलब 1 फोटोन की जो एबिलिटी है वो कितना ऑक्सीजन बना सकता है, 1/8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 वाटर टूटना है और 8 फोटोन चाहिए। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट बचा था, ये भी देख लो। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, अभी तक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाया गया, जिसमें ATP और ADPS2 बनाया गया और PS और PS2 दोनों यूज हुआ। अब एक और छोटा सा पार्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो क्या है वो समझते हैं, पहले ये देख लो आप।